हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। एवीएस की पाठशाला के बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज यूपी बोर्ड 2023-24 सब्जेक्ट रसायन विज्ञान के विलयन चैप्टर के जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 के जो है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वह एमसीक्यू टाइप का होगा, जो कि 1 नंबर का होगा। उसमें जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 6 नंबर के आते हैं, लेकिन मैं आपको इस प्रैक्टिस में 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है 0.2 NH2SO4 विलयन की मोलरता क्या है। पहला ऑप्शन है 0.2, 0.4, 0.6 और 0.1। यानी पहला ऑप्शन 0.2 है, दूसरा ऑप्शन 0.4 है, तीसरा ऑप्शन 0.6 और चौथा ऑप्शन है 0.1। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, या तो आप निकालिए मोलरता बराबर होता है नॉर्मलता अपॉन क्षारीयता या क्षारकता। कितनी क्षारकता होगी। जैसे कोई अगर मान लीजिए ये एसिड है तो एसिड की क्षारकता होती है, और अगर मान लीजिए कोई बेस है तो उसकी अम्लीयता होती है। तो नॉर्मलता यहाँ पे कितनी दी गई है 0.2, और इसकी क्षारकता कितनी है, यानी 2H+ आयन रिलीज करता है तो इसकी क्षारकता हो जाएगी 2, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.1। तो इसका जो पहला डी ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, वो राइट आंसर है। दूसरा तरीका क्या है, आप सभी को मैंने कल वाली वीडियो में एन यानी कि नॉर्मलता और मोलरता के बारे में जो संबंध है उसके बारे में डिस्कस किया था। N इंटू ई इक्वल टू एम इंटू एम। यहाँ पर ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलरता निकालना है तो मोलरता बराबर हो जाएगा N इंटू ई अपॉन एम। ये है इंटू, और ये क्या है N। इसको मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ इधर, N इंटू ई। तो ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, ई बराबर होता है अणुभार अपॉन क्षारकता। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो नॉर्मलता कितनी दी गई है 0.2 इंटू 98/2। 98 क्या है, H2SO4 का अणुभार है, अपॉन में इसका अणुभार कितना है 98। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा 0.2 इंटू 98 अपॉन हो जाएगा 98 इंटू 2। तो हो जाएगा 98 से 91 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, यानी आंसर आ जाएगा 0.1, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया जिसका अणुभार 60 है, इसका 0.6% विलयन किसके समपराशरी होगा। यानी कि 0.6% विलयन है किसका, यूरिया का। इसका मतलब है कि 6 यानी 0.6 ग्राम यूरिया किस में डिजॉल्व होगा, 100 ml वाटर में डिजॉल्व होगा। तो ये किसके पराशरी होगा, यानी इसका हमको मोलरता बताना है। ये आंसर जो है मोलरता में दिया गया है, तो हमको मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर क्या होती है, विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा। तो विलेय का मोल यानी कि हो जाएगा एन, एन की वैल्यू होती है W अपॉन M, अपॉन आयतन किसमें होगा, लीटर में। तो हो जाएगा W अपॉन M इंटू V। अब ये देखिए ये ml में लिखा हुआ है, तो इसको हम अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आगे देखते हैं। तो इसका जो वैल्यू W की वैल्यू, स्मॉल w की वैल्यू कितना है 0.6 इंटू 1000 अपॉन M कितना है 60 है, और V कितना है 100 है। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और इसका जो आंसर आ रहा है 0.1।
0.1। अब देखिए यहाँ पर जो ग्लूकोज होगा ये तो डिसोसिएट हो जाएगा, अगर डिसोसिएट हो जाएगा तो इसकी जो मोलरता आएगी वो दूसरी आएगी, है ना। और यहाँ पे 0.6% ग्लूकोज है, अगर इसका हम निकालेंगे मोलरता तो इसका आएगा 0.33 आ रहा है। इसकी मोलरता कितनी आ रही है? 0.33। और KCl जो विलयन है, देखिए KCl विलयन ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0.1 m ग्लूकोज। ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। यानी कि अगर हम 0.6% ग्लूकोज का निकालें इसी तरीके से, केवल यहाँ पे हमको क्या करना है? 180 रख देना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.33। लेकिन अगर हम 0.1 m ग्लूकोज का निकालें, 0.1 m यानी मोलरता इसकी कितनी दी गई है? 0.1, तो ये 0.1 इसकी मोलरता दी ही गई है, तो किसके पर असर होगा? 0.1 m ग्लूकोज के, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों के पास वाले देशों में CaCl2 छिड़का जाता है क्यों? ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब होता है कि जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, और ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पर होंगे, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है तो इसके दो ध्रुव होते हैं, एक ये ध्रुव हो गया, एक ये ध्रुव हो गया। इसके आसपास जो क्षेत्र होंगे, यहाँ जो देश होंगे, यहाँ देश में क्या होगी? जो है बर्फ गिरेगी, और जब बर्फ गिरेगी तो सड़कों पर बर्फ जमा रहेगा वहाँ पर, तो क्या करते हैं? इसमें CaCl2 मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? CaCl2। अब CaCl2 क्या करता है? CaCl2 जब हम मिलाते हैं तो इस जो बर्फ है उसका हिमांक ये कम कर देता है। क्या करता है? हिमांक कम कर देता है। अब हिमांक कम कर देता है तो क्या करेगा ये? वहां से बर्फ को हटाने में आसानी होगी, तो यानी हिमपात को कम करने के लिए तीसरे का जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। दूसरा है प्रदूषण को कम करने के लिए, सड़क पर धूल के जमाव को कम करने के लिए। देखिए सड़क पर धूल जमाव के यहाँ पे CaCl2 कोई मतलब नहीं है। प्रदूषण कैसे कम हो जाएगा CaCl2 मिलाने से? सड़कों को टूटने से बचाने के लिए थोड़ा सा ये हो सकता है, लेकिन ये है कि जब बर्फ बहुत ज़्यादा जम जाएगी तो हो सकता है उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में वो मतलब सड़क डैमेज हो सकता है, लेकिन जो सही इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अणुसंख्य गुण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो अणुसंख्य गुण क्या होते हैं? अणुसंख्य गुण वे होते हैं जो कि जो विलेय होता है उसके मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। हमने आपको बताया था अणुसंख्य गुण 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, मेरे साथ आप लोग मन में बोलिए, हिमांक में अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन होता है। तीसरा होता है परासरण दाब, परासरण दाब। ये होते हैं क्या? अणुसंख्य गुण होते हैं। हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब और ये 3 होते हैं। तो 3 जो है यहाँ पे देखिए कौन ऑप्शन में है। पहला है परासरण दाब, दूसरा है वाष्प दाब, तीसरा है हिमांक और चौथा है क्वथनांक। तो देखिए यहाँ पर जो क्वथनांक है ये नहीं हो सकता, हिमांक ये नहीं हो सकता, वाष्प दाब नहीं हो सकता, यहाँ पर है परासरण दाब, यानी पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, परासरण दाब क्या है? एक अणुसंख्य गुण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है अतिलघुत्तरीय है, और अतिलघुत्तरीय मैंने यहाँ पर 1 अंक डाला हुआ है, लेकिन जो एग्जाम होगा उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अतिलघुत्तरीय का, और ऐसे भी देखा जाए तो इस प्रैक्टिस सेट का 5वां क्वेश्चन है। 0.1 m ग्लूकोज विलयन है, और 1% यूरिया विलयन है, और 0.1 यानी 0.1 m नमक है, NaCl है। इसमें कौन सा सबसे अधिक परासरण दाब प्रदर्शित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में भी मैं एक क्वेश्चन इसमें करा चुका हूं कि परासरण दाब सबसे अधिक कौन प्रदर्शित करता है, वो MCQ में था। लेकिन इस सेट में जो है ये क्वेश्चन अतिलघुत्तरी में आया है। देखिए परासरण दाब कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है P = ICRT। तो C क्या है? यहाँ पे सांद्रता है, R क्या है? नियतांक है, जिसको हम लोग गैस नियतांक कह देते हैं। T क्या है? ताप है यहाँ पर। I क्या है? वांट हाफ फैक्टर है, वांट हाफ फैक्टर है। ठीक है, और P क्या है? परासरण दाब है। तो यहाँ पे सांद्रता जो है,
सबकी अलग अलग है, एक तो 0.1 m है, इसका भी 0.1 m, दोनों में सेम है। तो पहले हम देख लेते हैं इन दोनों में, इसमें और इसमें, यानी कि 0.1 m ग्लूकोज विलेन है और दूसरा है 0.1 m NaCl है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा परसेंट किसका होगा? देखिए हम ये देखते हैं कि I जो होता है, और जब ये दोनों नियत हैं और इसको हम लोग अभी कंसीडर नहीं करें तो डायरेक्ट हम I से कैलकुलेट करेंगे। I इक्वल टू क्या होता है? मतलब संयोजित और वियोजित जो पदार्थ हैं, इसके संयोजन और वियोजन के बाद अणुओं की संख्या अपॉन में क्या होता है? संयोजन और वियोजन से पहले अणुओं की संख्या। तो इसमें देखिए ग्लूकोज में ये तो जो ना संयोजित होता है और ना वियोजित होता है, तो ये ग्लूकोज के लिए अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 1/1, यानी इसको उल्टी इसका आ जाएगा 1। और I अगर हम कैलकुलेट करें किसके लिए? NaCl के लिए, तो ये हो जाएगा NaCl के Na+Cl-2 जो है इसके अणु बन जाते हैं, तो 2/1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आयन लिए जा रहे हैं वही अणुओं का काम कर रहे हैं। 2/1 इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी कि NaCl और ग्लूकोज में इसमें सबसे ज़्यादा परासरण दाब कौन प्रदर्शित करेगा? NaCl। अब देख लेते हैं यूरिया, 1% यूरिया। अब यूरिया ना तो डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा, तो I फॉर यूरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा NaCl, कौन? NaCl सबसे ज़्यादा परासरण दाब प्रदर्शित करेगा। यानी ये जो NaCl है, नमक, सबसे ज़्यादा परासरण दाब प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेंजीन जल में अविलेय है जबकि टॉलुइन में विलेय है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। यहाँ पर पूछ रहा है कि मान लीजिए ये इसमें जल भरा हुआ है और इसमें हम बेंजीन घोल रहे हैं। अगर इसमें हम बेंजीन घोलते हैं तो बेंजीन जल में क्या हो जाता है? अविलेय है। जबकि अगर हम इसमें टॉलुइन भर लें, टॉलुइन में क्या डालें? बेंजीन। बेंजीन को अगर हम टॉलुइन में डालें तो ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा विलेय। तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। यदि ध्रुवीय विलेय है प्लस ध्रुवीय विलायक है तो क्या होंगे? घुलनशील होगा। और अगर अध्रुवीय विलेय है प्लस अध्रुवीय विलायक है तो भी क्या होगा? ये घुलनशील होगा, घुलनशील होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर ध्रुवीय विलेय प्लस अध्रुवीय विलायक है तो क्या होगा? अविलेय होगा, यानी अघुलनशील होगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर अध्रुवीय विलेय है प्लस ध्रुवीय विलायक है तो जो विलयन बनेगा वो क्या होगा? अविलेय होगा, यानी कि अघुलनशील होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेंजीन है, बेंजीन क्या है? अध्रुवीय है। और जल क्या है? ध्रुवीय है। इसलिए क्या है? ये अविलेय है। इसलिए दोनों क्या है? अविलेय है। और टॉलुइन क्या है? अध्रुवीय है। तो अध्रुवीय विलायक भी है और अध्रुवीय विलेय भी है।
तो दोनों इसलिए क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, यानी कि विलय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आदर्श विलयन किसे कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ऐसे विलयन, देखिए ऐसे विलयन वो चाहे ठोस प्लस द्रव हो या द्रव प्लस द्रव, जो किसी भी संगठन में निम्न शर्तों का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरी कंडीशन है डेल्टा एच मिश्रण बराबर 0 होना चाहिए। मतलब ये है कि जब हम किसी ठोस को द्रव में मिलाएं तो जो अभिक्रिया होगी, यानी जो विलयन बनेगा, ना तो ऊष्मा शोषी हो ना ही ऊष्मा क्षेपी हो। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है? डेल्टा V मिश्रण बराबर 0 हो। इसका मतलब क्या है? मतलब कि मिलाने पर या विलयन बनाने पर ना आयतन में वृद्धि हो ना ही आयतन में कमी हो। कमी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक लिक्विड है और दूसरा लिक्विड इसमें मिला दिया, तो दोनों के लिक्विड में क्या होना चाहिए? आयतन में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अलग अलग हम देखें तो ये नहीं कि एक में वृद्धि हो जाए दूसरे में कमी हो जाए। ठीक है। अगर ये नियम कोई भी विलयन फॉलो करता है तो वो विलयन कैसा है? आदर्श विलयन, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वथनांक उन्नयन के अणुभार ज्ञात करने के लिए। क्वथनांक उन्नयन अणुभार ज्ञात करने की विधि का केवल सूत्र लिखिए। भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल सूत्र पूछा जाता है आपसे। यानी कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। अब देखिए यहाँ पर अणुभार ज्ञात करने के लिए फार्मूला पूछ रहा है। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे कि यही वाला फार्मूला लिख के चले आएंगे, है ना, यही वाला फार्मूला लिख के चले आएंगे। लेकिन ये पूछ रहा है अणुभार ज्ञात करने के लिए, तो हमको m कैलकुलेट करना है, m। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। तो यहाँ m इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। ये जो है आपका जो इक्वेशन बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यही तो पूछ रहा है। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ आपने क्या निकाल लिया है, ये तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पर क्या सबसे पहले लिखते हैं स्मॉल w इक्वल टू क्या है, विलेय का भार है। कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है। क्या है, विलायक का भार है। KB क्या है,
विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अब क्या बचा इसमें, डेल्टा टीवी बचा। डेल्टा टीवी बराबर क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। K3FeCN6 के लिए वांट हाफ कारक का मान बताइए। देखिए K3FeCN का होल 6 ये एक यौगिक है, और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये किस में टूटता है, 3K प्लस FeCN का होल 6 3 माइनस, ये 3 है, 3 ये है 3 माइनस 100 होता है। तो यहाँ पर 3 आयन इसके हैं और 1 आयन इसके हैं। हमने बताया था कि वांट हाफ कारक कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है I इक्वल टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के बाद पदार्थ के अणुओं की संख्या, या मोलों की संख्या कह सकते हो, या आयन की संख्या कह सकते हो, क्योंकि आयन ही यहाँ पर अणु का काम करेंगे जब वियोजित हो जाएंगे या संगुणित हो जाएंगे, यानी एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाएंगे। उसके बाद अपॉन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के पहले पदार्थ के अणुओं की संख्या। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और पूछा भी गया है। तो देखिए यहाँ पर अब K3FeCN6 के लिए निकाल रहे हैं, तो टोटल जो मोल हो जाएंगे, ये डिसोसिएट हो रहा है, तो 3 + 1 अपॉन इसके पहले एक ही मॉलिक्यूल था, यानी जो इसका I आया है, I फॉर K3FeCN का होल 6 = 4। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि 3 नंबर में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन को मिलाने पर मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, क्यों? देखिए मान लेते हैं एक है क्लोरोफॉर्म, मान क्या लेते हैं, ये क्वेश्चन ही है, क्लोरोफॉर्म है, और दूसरा है एसीटोन। हम क्लोरोफॉर्म को ए मान लेते हैं और एसीटोन को बी मान लेते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म में ए और ए के बीच में, एक मिनट, ए और ए के बीच में कुछ आकर्षण बल कार्य कर रहा है। उसी तरीके से बी और बी के बीच में आकर्षण बल कार्य कर रहा है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पर ए बी के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। तो जो ए और ए के बीच में आकर्षण बल है और ए बी के बीच में आकर्षण बल है, चाहे वो ए के बीच में हो चाहे वो बी और बी के बीच में हो, यानी कि क्लोरोफॉर्म के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, एसीटोन और एसीटोन के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, जब इन दोनों को मिला देंगे तो ए और बी के बीच में, यानी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में जो आकर्षण बल लगने वाला होता है वो अधिक हो जाता है, यानी एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या है, आकर्षण बल अधिक कार्य करता है। यहाँ पर आकर्षण बल अधिक हो जाता है, और जब आकर्षण बल अधिक हो रहा है इसका मतलब ये है कि या तो संगुणित हो रहे हैं, है ना, जो है एसोसिएट हो रहे हैं। जब एसोसिएट होंगे या रासायनिक अपक्रिया हो जाएगी तो मिश्रण का ताप ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इस बात को आप समझिए कि मान लीजिए क्लोरोफॉर्म के बीच में मॉलिक्यूल के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है उससे कम है, यानी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब मिला देंगे तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण बल अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रासायनिक अपक्रिया हो जाती है और मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो CH3 फार्मूला होता है इसका CH3 और एसीटोन का होता है CH3CO CH3। तो CH3 जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3
प्लस CHCl3, यानी इसको हम लिखते हैं HCCl3। ये अब ये इस तरह से ब्रेक होगा, अब ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, यहाँ बनेगा क्या, CH3 CH3 COH CCl3, इसका नाम है क्लोरीटोन। क्या नाम है, क्लोरीटोन, एक निद्रा प्रेरक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिश्रण बन रहा है, ये जो मिश्रण बन रहा है पूरा का पूरा, इसका ताप क्या हो जाता है, ताप इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, परासरण दाब किसे कहते हैं, परासरण तथा विसरण में अंतर समझाइए। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परासरण दाब क्या है। अब परासरण दाब को पहले जानने से पहले हमको जानना होगा परासरण क्या होता है। क्या, परासरण, परासरण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, यानी कम सांद्र वाले विलयन से, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन, अधिक सांद्र विलयन की तरफ विलायक के अणुओं का गति करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए जो हम बाहरी फोर्स लगाएंगे उसी को परासरण दाब कहते हैं। मतलब ये कि अगर हम एक यू आकार की ट्यूब ले लें या कोई वेसल ले लें तो उसमें हम किस तरह देखते हैं, मान लीजिए ये है SPM, जिसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक विलयन इधर है और एक विलयन इधर है। ये मान लीजिए अधिक सांद्र है, अधिक सांद्र विलयन है, और ये क्या है, कम सांद्र विलयन है। तो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर मूवमेंट होता है किसका, विलायक के अणुओं का। इन दोनों को जबकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या किया गया है, अलग किया गया है। अब क्या होता है कि इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया एक पिस्टन। क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, पिस्टन लगा दिया यहाँ पर। और जब पिस्टन लगाएंगे तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि दो विलयन को अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग करें तो अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब जिससे परासरण क्रिया रुक जाती है उसको हम परासरण दाब कहते हैं। अब अगला है कि परासरण तथा विसरण में अंतर समझाइए। तो परासरण को बोलते हैं डिफ्यूजन और विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन और परासरण को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो हम ये समझ लेते हैं, इसको लिखने में थोड़ा समय लगता है इसलिए मैंने इस स्लाइड को यहाँ पे ले लिया है। विलय के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। यानी कि विसरण की परिभाषा क्या होगी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का गति करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। परासरण क्या है, विलायक के अणु कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह। यानी कि यहाँ पर क्या है, विलायक के अणु गति कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, विलय के अणु। ठीक है, किसके, विलय के अणु गति कर रहे हैं। देखिए विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परासरण में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। तीसरा अंतर है, विसरण में विलय के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तथा विलायक के अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। यहाँ पर विलय के कण भी जो है मूव करते हैं और विलायक के कण भी मूव करते हैं। लेकिन परासरण में क्या होता है, परासरण में केवल विलायक के अणु ही जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट जो हैं अंतर हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर मेरी फोटो दिख रही है, ठीक है। तो ये होगा कि जब आपको टेलीग्राम पे वीडियो शेयर किया जाए, PDF शेयर किया जाएगा तो वहां पर आपको पूरा दिखाई देगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है मोललता, जिसको बोलते हैं मोलैलिटी। मोललता का फार्मूला क्या होता है, मोललता
बराबर होता है विलेय के मोल अपान विलायक का भार केजी में। ये होता है फार्मूला। यानी हम ये कह सकते हैं किसी विलायक में घुले मोलों की संख्या, यानी कह सकते हैं किसी 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा W/m इंटू यहाँ हो जाएगा कैपिटल W। तो यहाँ m इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w/m इंटू कैपिटल W। अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करें तो यहाँ हो जाएगा, अगर ये ग्राम में दिया गया, यदि W बराबर ग्राम में हो तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा W/m इंटू कैपिटल W इंटू यहाँ हो जाएगा 1000। ये हो गया हमारा मोललता का सूत्र। अगला है समपराशरी विलयन। देखिए सम का मतलब होता है यहाँ पर बराबर, सम का मतलब बराबर या अंग्रेजी में कहते हैं सेम। पराशरी का मतलब यहाँ परासरण दाब से है, परासरण दाब। ऐसे विलयन जिनका समान ताप पर परासरण दाब समान होता है, यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसे विलयन जिनका समान ताप पर परासरण दाब समान होता है, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयन कहलाते हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई हमने एक U आकार की नली ले ली और अगर इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दें, एक विलयन इधर है, एक विलयन इधर है, तो किधर भी ना तो इसका इधर मूवमेंट हो रहा है ना इसका इधर मूवमेंट, कोई मूवमेंट ना हो, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? समपराशरी विलयन कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी, जो कि 3 नंबर का है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में वो आपका 5 नंबर का आता है। राउल्ट के नियम की स्पष्ट व्याख्या कीजिए तथा इसकी सीमाएं बताइए। देखिए यहाँ पर राउल्ट का नियम पूछा गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसकी सीमाएं भी पूछ ली गई हैं, यानी ये लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम यह है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है, किसका? विलयन का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसमें विद्यमान विलेय पदार्थों के मोल प्रभाव के बराबर होता है। यानी कि P0 माइनस PS/P0 इक्वल टू x होता है। x क्या है? x ऑफ विलेय, यानी मोल प्रभाव सल्यूट के मोल प्रभाव के बराबर होता कौन? विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। अब x बराबर यहाँ पे क्या होता है? मोल प्रभाव बराबर क्या होता है? n/n प्लस n। तो यहाँ पर एक फार्मूला जनरेट होता है P0 माइनस PS/P0 इक्वल टू n/n प्लस कैपिटल N, जहाँ P0 और PS क्या है? विलायक तथा विलयन की क्या है? ये वाष्प दाब है। n क्या है? स्मॉल n विलेय के ग्राम अणु हैं, और कैपिटल N क्या है? विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। और यदि विलयन तनु होता है तो n का जो मान होता है वो उसके सामने बहुत कम होता है। n का मतलब यहाँ पर क्या है? विलायक। ये विलायक के मोल है। तो अगर हम एकदम तनु विलयन ले लेते हैं तो n की अपेक्षा स्मॉल n जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है। जब बहुत कम हो जाता है तो क्या करते हैं? n प्लस n, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाता है? लगभग इसके बराबर हो जाता है, कैपिटल N के बराबर होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम विलेय मिला हुआ है, एकदम तनु विलयन है। ठीक है। तो इस दशा में क्या हो जाता है? ये समीकरण प्रस्तुत करते हैं जो कि अवाष्पशील विलेय के लिए
तनु विलयनों पर लागू होता है। याद रखना, तनु विलयनों पर यह नियम लागू होता है। इसकी सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं, पहली सीमा है राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए राउल्ट का नियम क्या कह रहा था। राउल्ट का नियम कह रहा था कि जो विलय का मूल प्रभाज होता है और जो किसी विलायक में कोई विलय मिलाया गया तो उसका जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान है उसके बराबर होता है। अब यहाँ पर अगर हम सांद्र विलयन ले लेंगे, इसमें विलय की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इसके मोल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका जो वाष्प दाब है ना वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है सांद्र विलयन के लागू नहीं होता है। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। अब ये नहीं कि यहाँ पर हम वाष्पशील पदार्थ मिला दें, वाष्पशील अगर मिला देंगे तो वहाँ पर जो है राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वाष्प दाब जो है चेंज हो जाएगा फिर उसका। विद्युत अवघट्टों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। याद रखना, यानी अवाष्पशील पदार्थों के लिए विद्युत अवघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये नियम लागू नहीं होता है, और ये केवल तनु विलयनों के लिए लागू होता है, सांद्र विलयन के लिए नहीं लागू होता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित अथवा वियोजित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन पे राउल्ट का नियम पालन नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कोई संगुणित हो जाता है या वियोजित हो जाता है ऐसा पदार्थ जो हम विलयन में मिला रहे हैं, यानी विलयन बना रहे हैं उसको मिला करके, तो वहां पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अगर आप इस जो हमने पढ़ाया है इसका पीडीएफ चाहते हैं तो एवीएस की पाठशाला नाम का टेलीग्राम पे चैनल है। टेलीग्राम ऐप आप जो है प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर से आप क्या डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, सर्च क्या करेंगे, एवीएस की पाठशाला, एवीएस की पाठशाला। या फिर आप ये जो हमारा दिया गया है इसको आप स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन कर लेंगे तो भी आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे बायोलॉजी के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, तो फिर आप जो है वहाँ पर डाउट अपने शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी अभी से ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस का करना शुरू कर दें, जो कि हमारा टारगेट है 90 प्लस मार्क्स आपको लाना है। ये हमारा टारगेट है। ओके, थैंक यू क्लास।